नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई अनोखी कहानी के साथ। दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने में और कभी कभार मजबूरी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका भुगतान हमें ज़िंदगी भर भोगना पड़ता है। गलत फैसलों की वजह से हम अपने जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम सही फैसला लेना सीख जाएं। आज की ये कहानी हमें इसी टॉपिक पे है। कैसे आप अपने जीवन में सही और सोच समझ कर फैसले ले सकते हैं ताकि आपके भविष्य में पछतावा न करना पड़े। सही निर्णय लेने की कला कैसे विकसित की जा सकती है, तो चलिए सुनते हैं इस कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक संत महात्मा रहते थे। उनके ज्ञान के बड़े चर्चे थे। वो संत बहुत ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान करवा सके। उनके पास कोई कैसी भी समस्या लेकर आए, क्यों ना आए, वो समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वो किसी की समस्या सुनते तो उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते, समझते, उसमें लीन हो जाते और उसके बाद कुछ देर के लिए वो आंखें बंद करते और समस्या के बारे में सोच विचार करते। उसके बाद उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिससे ये समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वो समाधान बताते हैं। एक बार एक अंबर नाम का व्यक्ति उन महाराज से ये पूछ लिया, क्या आपके पास कोई चमत्कारी शक्ति है महाराज? महात्मा, जिसके कारण आप हमारी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं? उस युवक की इस बात को सुनकर महात्मा जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अपने पूरे घर में अकेली रहती थी। उसका कोई नहीं था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। वो बहुत पुराने ज़माने की है, जब यातायात का साधन ना हुआ करते थे, इसलिए लोग पैदल की यात्रा किया करते थे। इस कारण वे चारों मित्र अपने को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा और उसी पोटली में उन सब की कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्र, इस तरह से यदि हम अपना अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रखते हैं, जिससे हम सब इस पर ध्यान दे सकते हैं और हमारा धन सुरक्षित भी रहेगा। और जब हम अपने गांव पहुंचेंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से बांट लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका था। अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। रात्रि का समय था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई न कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में रुकेंगे। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़े। उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है
और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफ़र नहीं कर सकते। इसलिए आपसे हमारी विनती है कि हम आपके यहाँ एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफ़ी देर सोच विचार किया। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूँ। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि हम चारों से ज़्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना, जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंप दूंगी। और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हैं, मैं आपको सुबह ये पोटली थमा दूंगी। वो धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चित होकर सो जाते हैं। अब उनका धन सुरक्षित है। अब वे लोग खाना खाकर सो जाए। अगली सुबह जब वो चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवान में से एक थोड़ा सा बदमाश था। वो अपने तीनों मित्रों से कहता, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात में भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया। हमें अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वो बूढ़ी औरत अकेली खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इसकी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन ये योजना बना ली थी कि किसी तरह से उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बात में आ जाते हैं। वे सभी मिलकर बुढ़िया की मदद करने खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। और वे सभी मिलकर खेतों का काम कर रहे थे कि तभी वो बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है कि मित्रों, मुझे जोरों की प्यास लग गई, मैं ज़रा बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वो बाकी मित्र भी अब काफ़ी थक चुके थे, उन्हें भी प्यास लगी थी, इसलिए वो तीनों मित्र उससे वहाँ जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वो बदमाश बूढ़ी औरत के पास पहुँचता है, वो औरत से कहता, माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वो पोटली नहीं दूंगी। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक ये पोटली किसी एक को नहीं देना। तभी वो बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उधर देखो। तभी वो अपने मित्रों की तरफ इशारा करता है। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वो हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारा किया कि उस युवक से कहा कि हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। ये देखकर उस बुढ़िया को ये लगने लगा कि अब चारों यहाँ से जा रहे हैं और ये पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने उस पोटली को लाकर उस बदमाश के हाथों में रख दी और वो बदमाश पोटली लेकर वहाँ से चला गया। और बाकी के तीनों मित्र अपने खेत में काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वो कहाँ गया? इस पर वो बुढ़िया कहती है, क्या वो पानी पीने आया था? पर वो तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं,
हमारे धन की पोटली हमें थमा दीजिए। वो तीनों बड़े आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमने भला कब कहा कि पोटली मांगनी थी? हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी वो बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वो पोटली लेकर जा चुका है। तभी वो तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वो अकेले लेकर भाग चुका। हमने तो आपको ये भी कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वो पोटली किसी को नहीं देनी। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आपकी ही गलती है। हमने उसको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। हम बर्बाद हो गए। हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा ही करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वो राजा उन तीनों नौजवान की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वो तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं। अब राजा भरी दरबार में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार देता है और कहता है, तुम्हें वो पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वो चारों एक साथ पोटली लेने ना आए तब तक तुम्हें वो धन किसी को नहीं देना चाहिए। इसमें तुम्हारी ही गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है। कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा कमाने वाला है। मेरे पास इतना धन कहाँ कि मैं इस धन को लौटा सकूं। मैं अकेली बेसहारा हूँ, मुझ पर कृपा करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता। वो बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। ये सोच रही थी कि आखिर में इतना धन कहाँ से लाऊं? कैसे मैं उन लोगों को ये धन लौटा पाऊंगी? मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं? कैसे करूं? कहाँ से जाऊं? कहाँ जाऊं? कहाँ से लाऊं इतना ज़्यादा धन? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेंगे। वैसे भी मेरी गलती ही नहीं है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था, जब तक हमें चारों एक साथ ना आए तब तक ये पोटली किसी को नहीं देना, फिर भी मैंने वो पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वो रोते रोते ये सारी बातें सोच ही रही थी। अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को एक महात्मा मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता से और सहजता से कर देते। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर वो बूढ़ी औरत उस संत महात्मा को सब कुछ बता देती है और कहती है, महाराज, इसमें तो मेरी ही गलती है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ ना आए तब तक पोटली किसी को मत देना। मुझे पोटली किसी को नहीं देनी है, लेकिन मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने वो पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वो सारा धन लेकर चंपत हो गया। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं वो सारा धन कहाँ से लाऊं, कैसे जुटाऊं? मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने आदेश भी दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही कि इतना सारा धन मैं कहाँ से लाऊं। तभी वो संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ बेटी, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लूँगा। इतना कहकर वो महात्मा वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचने लगते हैं
विचार करते हैं, मौन रहकर वो समस्या का समाधान निकालते हैं। और उसके बाद वो उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने क्या वो किया वो बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं। राजा का फैसला गलत है। उन महात्मा के इतना कहने पर बूढ़ी औरत चुप हो गई और सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय करते हैं और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया। उन महात्मा और बुढ़िया की बात आसपास के खड़े लोग सभी लोग सुन ही रहे थे और वे लोग भी बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया। उस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक को ही थमा दिया। ऐसे में उस बुढ़िया को उनका धन लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहाँ किया। तभी वो महात्मा उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो, हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या गलत क्या इसका फैसला मैं करूँगा। पहले तो बूढ़ी औरत में इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वो राज दरबार में जाकर ऐसा कह सके। राजा को ऐसा कहना कि राजा आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वो वापस दरबार लौटी। उसने डरते हुए भरे दरबार में राजा से बड़ी कम आवाज़ में कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वो फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए। राजा ने कहा उस बूढ़ी औरत से, कौन है वो महात्मा जिसने मेरे फैसले को गलत बताया? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैं सही निर्णय लिया हूँ? मैं हर रोज़ कई निर्णय लेता हूँ, कई फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने महात्मा ने मुझे ये सही फैसला ना सुनाया, उन्हें फांसी की सज़ा दूंगा। ये बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग ये जानने के लिए हैरान थे कि आखिर में वो साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और महात्मा को राज दरबार में ले आओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन महात्मा को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद उन महात्मा को लेकर राज दरबार पहुँचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन संत के महात्मा के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन महात्मा को देखकर राजा कहते हैं, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया वो गलत है? इस बुढ़िया ने वादा किया था कि चारों लोगों में से एक को एक ही साथ वो पोटली देगी। फिर आखिर में उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने ये गलती क्यों की? इससे केवल एक ही पोटली थमा दी और उसका सारा धन लेकर वो एक ही आदमी भाग गया। तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं? क्या इसको इनका धन लौटाना नहीं चाहिए? इस पर महात्मा बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, ये आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहते हैं, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर वो साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, राजन, जैसा कि वादा किया गया था, पोटली एक साथ उन चारों को दी जाएगी। तो अभी तो ये केवल 3 ही हैं, चौथा कहाँ है? इनमें से कहिए कि ये लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ लेकर आए, तभी उनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था, जब तक चारों लोग एक साथ न हो तब तक उनका धन नहीं दिया जाएगा। और यदि ये बूढ़ी इन तीनों को धन लौटा देती है तो ये बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ेगी और ये सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए
तो पहले इनसे कहिए कि ये लोग जाएं, अपने उस चौथे मित्र को यहाँ पर वापस ले आएं। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर खुश हुआ। सभी ने उन महात्मा की बहुत तारीफ की। राजा भी उन महात्मा के इस फैसले से पूरी तरह सहमत थे। राजा तुरंत ही उन महात्मा के सामने सिर झुका लेते हैं और हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं, हे महाराज, आपका ये फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वो साधु महात्मा उस राजा से कहते हैं, राजन, आपके पास और भी काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना, समझा, लेकिन इसे देखने में आपकी गलती कर दी। इससे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास ही नहीं किया। यदि आपने इस मामले को गहराई से देखा होता तो समझते आप भी इस नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वो मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर हम नुकसानदेह क्यों न हो। लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। तभी वो राजा उन संत से कहते हैं, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्ति है? क्या आपके पास कोई चमत्कारी शक्ति है जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में वो आपको जवाब देती है, जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की ये बात सुनकर संत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, राजन, ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा और मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप में से कई लोगों का ये ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं हर समस्या का समाधान पा सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात सच सच बता देता हूँ, मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आता है मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होगा, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को दे देता हूँ ताकि वो अपनी समस्या का निवारण कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में ये फैसला लेकर इस बुढ़िया का पूरा जीवन बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वो फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि फैसला गलत हुआ तो हमारा जीवन नर्क हो जाएगा। इसलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारे भविष्य तय करते हैं, हमारी ज़िंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वो फैसले छोटे हों या बड़े, वे ही हमारी ज़िंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है, और आप जब ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई समाधान निकल आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसे किया जाए। समस्या समाधान से आपका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा, उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं, और तभी आप सही निर्णय भी ले सकते हैं। ये समस्या उचित रहेगा या नहीं,
इस समस्या का समाधान संभव है या नहीं। यदि हम कम बोलना शुरू करें, अब पूरी तरह से मौन हो जाएं, तो इसका अर्थ ये है कि आपके भीतर से शांत हो गए। और जब भी भीतर से शांत होने लगे तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है और आप किसी भी चीज़ पर सोच विचार कर सकते हैं। जब भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से कम बोलते हैं, और जब धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोचने और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको ये साफ साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है ये कौन सा फैसला सही और कौन सा गलत है। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा का साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज़्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं, तो आप खुद जब कम बोलते हैं और कम बोलना शुरू करते हैं, तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझना शुरू कर देते हैं। आप अपने पर अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देते हैं। तब आपको ये बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ आने लगती है कि जो हम बेकार की बकबक करते हैं, उस पर हमारे शरीर की बेवजह ही सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे हम चाहे तो किसी ज़रूरी काम, आवश्यक काम में लगा सकते हैं, फैसला लेने में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं, हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच विचार फैसले लेना शुरू करते हैं, तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है, और मस्तिष्क पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपको बताना चाहूँगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते हैं, होशियार होते हैं, वे लोग बहुत कम बातें करते हैं और अपना समय सही चीज़ों में लगाते हैं। वो अधिकांश अपना समय मौन होकर ही बिताते हैं। इसी वजह से पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं। वो जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वो उसे याद कर लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दो तो भी वो उस तरह से उन चीज़ों को याद नहीं रख सकते जिस तरह से वो मौन रखने वाले बच्चे उस बात को याद कर लेते हैं। और महात्मा ने ये भी कहा कि जो व्यक्ति ये समझ जाता है उसे कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आज तक जो लोग भी महान हैं वे सब कम बोलने वाले, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और अपना पूरा समय वो अपने लक्ष्य को पाने में लगा देते हैं। इसलिए आपको भी ये आदत अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कम बोलने का अर्थ ये नहीं कि आप ऊपर से कम बोलें, बल्कि आप भीतर से भी कम बोलें। अपने अंतर्मन को शांत रखें। यदि आप रोज़ इसका अभ्यास करते हैं तो केवल कुछ ही दिनों में इससे होने वाले लाभ आपको आपके सामने नज़र आने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हम सुनेंगे एक रियल लाइफ स्टोरी।
कैसे कोई इंसान जब टूटता है, बिखरता है और वो फिर अपने आप को समेट कर खड़ा होता है, कैसे ज़िंदगी की जंग को जीतता है, हर पल तकलीफ़ों से लड़कर जूझकर आगे बढ़ता है। ये कहानी कुछ ऐसी ही है जिसकी हम शुरुआत करेंगे। अगर इस कहानी में मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही आज मैं यहाँ तक कुछ छोटी मोटी गलतियाँ करते करते कुछ कहानियाँ लेकर आपके सामने आती रही, और आपका आगे भी मुझे सपोर्ट रहा तो मैं और अच्छी कहानियों को आप सामने लाती रहूँगी। ये शादी के 2 दिन पहले मैं ये शादी करना नहीं चाहती थी। 5 साल का बेटा मेरे साथ था। मैंने डिसाइड किया कि अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे दोबारा से प्यार हो गया। 10 साल के बाद उस इंसान ने मुझे पहले अपने सपनों को चुनने एंड मेरी ज़िंदगी का आज तक का सबसे सुंदर पल था। फिर इससे पहले कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ये सवाल अपने सपने देखने कब शुरू किए? 5 साल की उम्र में? 10, 15, 20, 25? कुछ तो देखे होंगे ना। अपने बारे में बताऊं, मैंने सपने देखने पिछले साल शुरू किए। फाइनली जब मैं 46 ईयर की हो गई, सही सुना आपने, 46 ईयर। इनका नाम है निधि सैनी और ये एक सर्टिफाइड इमोशनल क्योरिटी कंसल्टेंट ट्रेनर हैं, लीडरशिप कोच हैं और एक पब्लिक स्पीकिंग चैम्पियन भी हैं। एक छोटे से शहर में ये रहती हैं, मेरठ में। आज की डेट में छोटा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे फिर भी एक छोटा अनएक्सपोज्ड शहर था। जब इनका स्कूल ख़त्म हुआ तो इन्होंने डिसाइड किया कि बाहर जाकर दिल्ली में किसी कॉलेज में पढ़ेंगी। तो इनके पापा ने अपने किसी एक दोस्त को उनका मार्कशीट भेजा और बोला कि किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता तो देख लेते। लोग मेरा 2 कॉलेज में एडमिशन हुआ। इन्होंने लेडी अर्बन कॉलेज में बीएससी होम साइंस चूज किया। इनफैक्ट इन्हें नहीं चूज किया, इनके लिए चूज किया गया था। ये अब कहानी सुनाती हैं अपनी आगे की, जो इन्हीं की भाषा में हम आगे सुनेंगे। इन्होंने कहा ये बोल के कि लड़कियां के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है, और मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेडी श्री राम कॉलेज गिव अप कर दिया। लॉ कॉलेज हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ। उसके बाद इनकी मेरी शादी की बातचीत चलने लगी। एंड एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। सो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मैंने अप्लाई किया और मैंने निफ्ट में एडमिशन लिया। बेस्ट पार्ट ये कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा पहला एक्सपोजर था। एक कोएड कॉलेज में। सो अभी 21 साल की उम्र तक मैं सिर्फ और सिर्फ गर्ल स्कूल और कॉलेज में ही पढ़ी थी। मुझे कोएड का कोई
एक्सपोजर नहीं था। एंड पहला एक्सपोजर लड़कों के साथ इंटरेक्शन करना, एक अलग ही अटेंशन मिला। इट वॉज गुड, अच्छा था, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। प्यार हो गया। शायद मैंने सोचा कि हो गया और इसी से मैंने आगे जाकर शादी की। इतना आसान नहीं था शादी करना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। छोटा सा इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरे पेरेंट्स मान गए और मेरी शादी हो गई। एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि शादी के 2 दिन पहले मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैं बैकआउट करना चाहती थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्यों कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पेरेंट्स के लिए फैमिली सोसाइटी ये इतना मैटर करता था कि मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई। मैं उनको कुछ कह नहीं पाई। मैं चुप रही एंड मेरी शादी हो गई। शादी के 1 साल के अंदर ये पता चला कि कुछ खास चलने नहीं वाली है ये, क्योंकि बहुत ही इश्यूज़ थे, कंपैटिबिलिटी थी। एंड प्यार की अगर मैं बात करूं, वो खिड़की खोल कर बाहर उड़ चुका था। अब मैं क्या करूं? मम्मी पापा को कैसे बताऊं? क्योंकि ये डिसीजन तो मेरा ही था। वो तो पहले भी नहीं मान रहे थे। तो मैं चुप रही। थोड़ा टाइम बाद सोचा बता दूं, लेकिन तब तक सिचुएशन चेंज हो चुकी थी, क्योंकि मेरे भाई की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान, अपसेट थे। वो स्ट्रेस में रहते थे। एंड तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर वो एक बच्चे से परेशान है तो मैं अपनी तो नहीं बता सकती उनको। इसलिए मैंने सोचा कि इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा और वक्त बीता एंड मुझे अपनी ज़िंदगी का बेस्ट गिफ्ट मिला। मेरा बेस्ट पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। अभी तक जो चीज़ एक दूसरे हिसाब से चल रही थी, अब वो इनके हिसाब से चलनी शुरू हो गई। एंड मेरे सपने सारे उनके आसपास बनने शुरू हो गए। उसके लिए मुझे क्या करना था? मेरा दिन रात, मेरा फ्यूचर, सब कुछ अब उस बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। चाहे मेरा बेटा हमारी ज़िंदगी में था, लेकिन हमारे बीच में, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ खास कंपैटिबिलिटी नहीं थी, ना इमोशनली, ना फिजिकली, ना किसी भी तरह से। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन 9 साल बाद और 5 साल के बेटे के साथ मैंने डिसाइड किया कि अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये सब वर्कआउट नहीं कर रहा है और अब टाइम आ गया कि आगे बढ़ जाना चाहिए। लोगों ने मुझे बहुत बोला, ये बोला कि मैं बहुत ही बुरी माँ हूँ, बहुत ही सेल्फिश माँ हूँ एंड मुझे अपने बच्चे के लिए इस शादी में रुके रहना चाहिए। और मेरा सिर्फ एक ही जवाब आता था कि मैं अपने बच्चे के लिए ही इस शादी में नहीं रहूँगी। और मेरे हस्बैंड, हम लोग मैनचेस्टर, इंग्लैंड में रहते थे। एक शाम को जब हम वापस ड्राइव कर रहे थे अपने ऑफिस से, मैं ड्राइव कर रही थी, मेरे हस्बैंड पैसेंजर सीट पर बैठे थे और मेरा बेटा पीछे। हम दोनों बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे एक दूसरे के ऊपर। एज ऑलवेज हमेशा यही होता था हमारे साथ। रेड लाइट पर जब हम गाड़ी रुकी, मैंने पीछे टर्न करके देखा अपने बेटे की तरफ, तो चेहरा मुझे आज भी डरा देता है। एंड मेरे बहुत ही क्लियरली याद है, मेरे बेटे के चेहरे पर एक पर्टिकुलर लुक, इतना डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा मैंने नहीं देखा।
उसने मुझे हिला दिया। एंड उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि ये ज़िंदगी मेरे को अपने बेटे को नहीं देनी है। ऐसा नहीं कि हम दोनों ने ट्राई नहीं किया, लेकिन उस वक्त जब बच्चे के लिए कुछ डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं इस बात पर अड़ी रही कि मुझे अपने बच्चे के लिए ही इस शादी में नहीं रुकना। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरी कोई अब्यूज़ बात थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सबसे गलत इंसान निकले। हम दोनों ने एक दूसरे के वो पहलू बाहर निकले जो शायद कोई देखना नहीं चाहेगा, और उससे बेहतर है कि हम अपने अलग रास्ते चुन लें। ये बहुत बड़ा रीज़न था क्यों मुझे वो चीज़ इतना अफेक्ट करती थी, क्योंकि बचपन में जब मैं मम्मी पापा को लड़ते देखती थी मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मुझे पता है उसका दर्द, और मैं ये नहीं चाहती थी कि अपने बच्चे के साथ हो, इसलिए मुझे वो स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी था। 2009 में हम लोग वापस इंडिया आ गए, और यहाँ पर शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये इतना डिफ़िकल्ट हो सकता है। मेरे माइंड में डिवोर्स लेकर अपने बच्चे को अकेले पालना कितना ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। मैं बहुत ही प्रिपेयर्ड थी, लेकिन वापस आके अगले 2-3 साल मैं सिर्फ अपनी फैमिली से लड़ती रही, इस बात के लिए कि मैं उनको कन्विंस ये कहते हुए कि मैं एक डिवोर्स हूँ, और ये चीज़ मुझे बहुत काटती थी। इतना ज़्यादा मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की और सेल्फ एस्टीम की तो धज्जियाँ उड़ चुकी थी। मुझे आज भी याद है, मैं इतनी बार रात को सोते हुए पंखा देखती थी एंड मन करता था कि उस पर लटक जाऊं। फिर मैं टर्न होकर अपने बेटे को देखती थी। ट्रस्ट मी, वो सिर्फ ख्याल थे, और बहुत अच्छा है कि वो सिर्फ ख्याल थे, क्योंकि वो जो छोटा सा बच्चा मेरे बगल में लेटा रहता था वो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता था। उसको देखकर मुझे हमेशा ये लगता कि मुझे उसको वो सब कुछ देना है जो वो डिज़र्व करता है। मेरी और मेरे हस्बैंड की सेपरेशन का असर मैं उस पर नहीं लादने दे। सो मेरी सारी चॉइसेस इसके बाद सिर्फ उस बच्चे के हिसाब से होती। एंड इस चक्कर में मैंने अपने करियर वापस ज़ीरो से स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं, सिर्फ इतना पता था कि क्या पढ़ाई की है, अभी तक क्या नौकरी की है। उसी से जितना अंदाज़ा था, अपने घर के बेसमेंट में मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। कस्टमर रीज़न सिर्फ एक था कि मुझे सरवाइव करना था और मुझे अपने बच्चे को टाइम भी देना था। मैंने बहुत मेहनत की, वो बिज़नेस भी अच्छा चला, लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं थी। अलग अलग लेवल पर मैं अपने आप से लड़ रही थी। इमोशनल लेवल पर लड़ रही थी, मॉनेटरी लेवल पर लड़ रही थी, फिजिकल लेवल पर भी लड़ रही थी। बेसिकली मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एंड 2014 के आखिरी तक आते आते मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं ये बिज़नेस नहीं करना चाहती, मुझे कुछ और करना है। एंड सब हैरान, निधि तुम करना क्या चाहती हो? अगर निधि कोई पता होता तो बता देती कि ये क्या करना चाहती है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं खुश नहीं हूँ। 2014 के एंड तक मैंने अपने बिजनेस को वाइंड अप किया एंड एक नए प्रोफेशन में कदम रखा, एजुकेशन।
मैं हमेशा से एजुकेशन से दूर भागती रही। मुझे नहीं बनना था एक एजुकेटर, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जब ये सजेशन मेरे सामने मेरे पापा ने रखा कि अगर तुम कुछ नहीं आता तो टीचर बन जाओ, उस दिन मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को कि उस दिन मैंने उसको नकारा नहीं, मैंने उसको इग्नोर नहीं किया, क्योंकि उस डिसीजन ने मेरी ज़िंदगी की पूरी ट्रेंजरी, पूरा रास्ता ही बदल दिया। मैं बहुत खुश हूँ और इस सब के बीच में मुझे दोबारा से प्यार हो गया। एक ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत ही ब्यूटीफुल था, एक ऐसा इंसान जिसमें मुझे वो सब कुछ मिला जो शायद मेरे पिछले रिलेशन में, मेरी मैरिज में मिसिंग था। बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एक प्रोटेक्टेड फीलिंग। 10 साल एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चला, लेकिन 10 साल बाद उस इंसान ने मुझसे पहले अपने सपनों को चुना। एंड ये भी तब जब हम लोग इस रिश्ते को शादी तक पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे। फैमिलीज, बच्चे सब रेडी थे, लेकिन नहीं चली। एंड ये मेरी ज़िंदगी का आज तक का सबसे डार्क स्कार्स, होपलेस थी। मुझे नहीं पता कि मैं आगे दिन उठना क्यों, अगले दिन उठना क्यों नहीं। मेरे कोई सपने नहीं हैं, सारे सपने उसके हिसाब से थे ना। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपने दर्द को फील करने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरा बेटा है मेरे साथ, मेरी मम्मी पापा हैं साथ में। मैं किस को जवाब देती। फिरंगी रोज़ की ज़िंदगी भी चलानी है। एंड जब ये सब कुछ मैं हैंडल नहीं कर पाई तो मैंने अपने आप को एक साइकियाट्रिस्ट के सामने पाया। और क्योंकि मैं एक परफेक्ट इंसान बनते बनते थक गई थी। मैं लोगों को प्लीज़ करते करते थक गई थी, अपने आप को इतना गिरा के थक गई थी। और उसके बावजूद सबको मुझसे ही प्रॉब्लम थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। मुझे सिर्फ अपने दिन निकालने थे। दवाइयाँ लेकर मैं अपनी दिन निकालती थी। लेकिन एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे बोला, मम्मा आजकल आप हंसते क्यों नहीं हो। वो एक लाइन मुझे बहुत बुरी तरह हिट कर गई और मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये मैं नहीं हूँ। मैं विक्टिम नहीं हो सकती अपनी स्टोरी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरा बेटा है जो मुझे रोज़ देखता है, मेरा बेटा है जो मुझसे सीख रहा है, मेरा बेटा है वो वही बनेगा जो मैं हूँ। और अगर मैं इतनी वीक हो गई ना अभी, तो मैं उस बच्चे को तो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं बना पाऊँगी। उस दिन मैंने अपने आप को वापस उठाया। मैंने डिसाइड किया कि मेरी कहानी अब मैं लिखूँगी। मैंने सारे अपने आप को एक कोच की मदद से, अपने माइंडसेट को, अपने सोचने के तरीके को बहुत ही पावर किया। और सबसे खूबसूरती की बात पता है क्या थी? ये जो पूरी जर्नी थी, ये पूरी जर्नी मुझे वहाँ से लेकर जहाँ पर मैं कभी गई ही नहीं थी। अभी तक मैं सिर्फ दुनिया को प्लीज़ करने में लगी हुई, दुनिया को रिस्पेक्ट करने में लगी हुई थी, उनके सपने पूरे करने में लगी हुई थी। लेकिन मैंने कभी उस इंसान को नहीं देखा जो सबसे ज़्यादा डिजर्व करता था, और वो इंसान मैं खुद थी। मैंने कभी अपनी रिस्पेक्ट नहीं की। दोस्तों, ये एक रियलिटी है कि जब हम अपनी खुद रिस्पेक्ट नहीं करते तो दुनिया का कोई भी पर्सन हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। कोई हमें अपना नहीं मानता, क्योंकि हम अपने आप को खुद अपना नहीं मानते।
जब हम खुद अपने आप को अपना लेते हैं तो सारी दुनिया हमें अपनाने के लिए तैयार हो जाती है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इंसान मैं खुद थी, मैंने कभी अपनी रिस्पेक्ट नहीं की। एक जवाब मिला मुझे सारे क्वेश्चंस का जो मेरे माइंड में चल रहे थे। आई वॉज नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने से ही प्राउड नहीं थी। इतना कुछ किया मैंने अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ अचीव किया था, लेकिन हर एक चीज़ को मैंने नेगेटिव बना देती थी, हर एक चीज़ को मैं कम बना देती थी, क्योंकि मैं अपने बारे में कुछ सोचती नहीं थी। अच्छा, हमेशा मुझे दूसरों की ज़रूरत पड़ती थी वैलिडेट करने के लिए। उस दिन, उस वक्त जब मैंने अपने माइंड को चेंज करना शुरू किया, मैंने अपने आप को जानना शुरू किया, एंड जैसे जैसे मैंने अपनी गांठें खोलनी शुरू की, मैंने अपना नज़रिया बदला। ट्रस्ट मी, मैजिक हैपन, जादू, मतलब जिन चीज़ों से मुझे इतने टाइम से प्रॉब्लम थी, मम्मी पापा के सोच से, उनके कंजर्वेटिव एटीट्यूड से, अपनी सरकमस्टेंसेस से, लोगों से, मेरे सारे रिश्ते, मेरे काम, मेरे नज़रिया सब चेंज हो गए। मम्मी पापा के साथ मेरा रिलेशन बहुत ही बेहतर हो गया। मेरा बेटा जो मेरी एंजाइटी का ज़्यादा शिकार हुआ, वो खुश होना शुरू हो गया। एंड तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान इस दलदल में घुस सकता है, सेल्फ डाउट की ओर और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की, डिप्रेशन की तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में, और मुझे मदद करनी है उनकी। तब मैंने अपने आप को एक सर्टिफाइड कोच बनाया, ताकि मैं दूसरों को उन चीज़ों में मदद कर पाऊँ जो मैंने खुद की। पिछले 1 साल में मैंने वो चैलेंज लिया अपने काम को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, जो शायद मैं कभी सोच नहीं पाती। और इस पूरे में एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मैंने कंपटीशन किया सिर्फ, और वो इंसान और कोई नहीं, वो सिर्फ मैं हूँ। क्योंकि पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ऐसी रेस में भागती रही जिसमें मैं अकेले भाग रही थी, लेकिन कंपेयर में पूरी दुनिया के साथ कर रही थी। फाइनली अब मैं उस रेस में भाग रही हूँ जिसमें मैं हूँ, और मेरे को अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है। एंड क्योंकि मैं अपने सपनों के साथ भाग रही थी, मैंने 1 साल में वो अचीव किया जो शायद बहुत लोग सालों साल में नहीं कर पाते। अभी अगस्त में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, साउथ एशिया को रिप्रेजेंट किया, वर्ल्ड स्टेज पे दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पीकिंग चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उनकी सेमीफाइनलिस्ट थी मैं। और माइंड इट, इंडिया से मैं पहली बार फीमेल थी जो इस पोजीशन पर पहुंची, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पिछले 1 साल से वो कर रही थी जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैंने सपने देखे, जो मैं सपने देख रही हूँ। सो जब आजकल के बच्चे बोलते हैं ना कि उम्र हो गई, 20-20 साल के बच्चे, मुझे समझ नहीं आता कि उम्र कैसे हो जाती है। जब मैं 46 की उम्र में सपने देखना शुरू कर सकती हूँ, तो आप सपने क्यों नहीं देख सकते? सपनों की कोई उम्र नहीं होती। आप जिस दिन जागो उस दिन सवेरा। सपने देखिए, बहुत लंबा रास्ता है, उसको तय करना है, इसलिए आज ही शुरू हो जाइए। राह दूर है, इश्क में होता है क्या आगे आगे होता है, आगे आगे देखिए क्या होता है। और जाते जाते मैं इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करना चाहूँगी
उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी कहानी रखने का। अगर आपको उनके ज़रिए मेरी कहानी पहुंची और आपको कुछ समझ आया और कुछ आप में हिम्मत मिली, उसके लिए थैंक यू। एंड जो मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं ये किसी और की रियल लाइफ कहानी सुनाई हूँ, उसमें जो मुझसे गलतियाँ हो गई हों उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।